गरिमा और रंजन दो भाई बहन थे। रंजन बड़ा था। बचपन में ही माँ बाप के मर जाने के बाद रंजन ने ही गरिमा की परवरिश की। रंजन बहुत ही अकड़ू और घमंडी था। वह गरिमा पर बहुत ही अत्याचार करता था। उसे यही लगता था माँ बाप तो है नहीं, उसको उसके छाती का बोझ बना के चले गए। इसीलिए वह गरिमा को इतना परेशान करता था कि वह खुद ही घर छोड़ के चली जाए ताकि उस पे कोई उंगली ना उठाए। क्या कर रही है गरिमा? जा, मेरे लिए जल्दी से मैगी बना। मैं भी अपने लिए बना लूं क्या? मेरा भी बहुत मन कर रहा है। नहीं बनानी, रात की रोटी पड़ी है, जा वही खा ले। गरिमा अपने भाई रंजन से बहुत डरती थी, इसीलिए उसने बस मैगी बना के अपने भाई को दे दी। रंजन सारी मैगी खा गया और वहीं पे गरिमा के आंखों में आंसू आ गए। वह अपने घर से उठकर बाहर चली आई। उसके रोने की आवाज़ सुनकर उधर से गुजरते एक बुढ़िया ने पूछा, बेटी, क्यों रो रही हो? क्या हुआ है? दादी माँ, मेरे माँ बाप मर गए। मेरा बड़ा भाई मुझ पे बहुत अत्याचार करता है और मुझे बहुत सताता है। मेरे साथ सौतेला जैसा व्यवहार करता है। धीरज रखो, कहते हैं जहाँ सच ना चले वहाँ झूठ सही, जहाँ हक ना चले वहाँ लूट सही। तुम ना खूब मेहनत करो और कुछ ना कुछ बन के दिखाओ। एक ना एक दिन उसे अपने गलती का एहसास जरूर होगा। हाँ, कही देती हूँ मैं। यह कहकर तो बुढ़िया चली गई और जब गरिमा घर पहुंची तो देखा उसने रज्जत घर में बैठकर टीवी देख रहा है। गरिमा को देखकर वह बोला, हम्म, हो गया सैर सपाटा। कहाँ से घूम कर आ रही हो? घर की तो कोई तुमको चिंता है ही नहीं। माँ अगर होती तो ऐसे तुम खुले ना घूमती। चल, एक काम कर, मेरे लिए 2 अंडों का आमलेट बना दे। और खबरदार, अगर तूने छुआ भी तो मैगी के बिना तो मेरा पेट ही नहीं भरता। अपने मन में चुपचाप बड़बड़ाते हुए बोली, जहाँ हक ना मिले वहाँ लूट ही सही। बुढ़िया दादी ने सही ही बोला था। आज मैं भी खाऊंगी ऑमलेट और मैगी भी। देखती हूँ भैया क्या ही कर लेता है मेरा। गरिमा ने मैगी बनाकर साइड में रख ली और ऑमलेट बनाने लगी। उसने सोचा उसने सोचा भैया जब तक टीवी देख रहे हैं वह चुपके से मैगी और ऑमलेट खा लेगी। गरिमा जल्दी जल्दी मैगी खाने लगी। तभी वहाँ रज्जत आ गया और गुस्से से बोला, हे भगवान, तू मुझे झूठी मैगी खिलाने वाली थी। मैं भी तो सोचूं, दिन प्रतिदिन तू इतनी फैलती क्यों जा रही है। आज मैं खिलाता हूँ तुझे मैगी। रंजन ने गुस्से में पका हुआ मैगी तवे पे डाल दी जहाँ अभी तक अंडा बन रहा था। ये क्या भैया, आपने तो सारी मैगी खराब कर दी। अब इनको ना तू खा। अगर तूने फेंका ना तो देखना, तुझे आज खाना नहीं दूंगा। लेकिन भैया, ये तो मैगी अंडे के साथ मिलकर खराब हो गई। ये मैगी मैं कैसे खाऊंगी? खानी तो तुझे पड़ेगी ही, इसलिए कि मुझे यह खराब मैगी तुझे ही खिलानी है। तूने मेरी मैगी झूठी करी थी ना। गरिमा अफसोस में पड़ गई कि वह क्या करे, कैसे खाए। देखने में तो अच्छी लग रही है, मगर हाय, कितनी बुरी लगेगी ऑमलेट वाली मैगी। चल गरिमा, जल्दी कर, फ्री की नहीं आती है, इसके लिए पैसे लगते हैं। चल खा जल्दी। गरिमा डर के मारे मैगी वाला ऑमलेट खाने लगती है। उसे लगा था यह बहुत बुरा लगेगा। मैगी इतना स्वादिष्ट लगा कि उसका मन किया कि वह खाते ही रहे।
अगर भैया को बताया कि यह बहुत स्वादिष्ट है तो वह कभी भी मुझे यह खाने ही नहीं देंगे। अब तो इनको झूठ ही बोल के मुझे आमलेट वाला मैगी खाना पड़ेगा। मज़ा ही आ गया खा के, वाह। क्या सोच रही है? चल जल्दी खा, मुझे भी बहुत काम है। गरिमा ने सारी ऑमलेट खत्म कर दी और मुंह बनाते हुए कहा, भैया, आपने जबरदस्ती इतनी गंदी वाली मैगी मुझे खिलाई। मेरा तो मन बेकार हो गया, उल्टी आ रही है। रंजन फिर एक बार उसको ऐसे परेशान करके बहुत खुश हुआ। ऐसे ही समय गुजरता जा रहा था। ऐसे ही रंजन और गरिमा बड़े हो गए। एक दिन रंजन बोला, गरिमा, तू पूरी दिन निठल्ली पड़ी रहती है। देख तो आखिर घड़ी पे कितना धूल जमा है। इसे तू जल्दी से साफ कर दे। गरिमा उसे जैसे ही साफ करती है उसके हाथ से छूटकर वह घड़ी टूट जाती है। गरिमा, तुझे दिखाई नहीं देता? तूने इतनी सुंदर घड़ी तोड़ दी। भैया भैया, मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। अब तुझे तो इसकी भरपाई करनी ही पड़ेगी। या तो मुझे इसके जैसा ही घड़ी चाहिए, नहीं तो फिर इसके बदले में मुझे पैसे चाहिए, नहीं तो मैं तुझे इस घर से निकाल दूंगा। भैया, ये आप क्या कह रहे हो? आखिरकार कहाँ से लाऊं मैं पैसे? कैसे भी ला, कुछ भी कर, लेकिन ये घड़ी मुझे वापस चाहिए। गरिमा मन ही मन में सोचती, माँ, काश आप जिंदा होती तो देखती कि आपका बड़ा लड़का मेरे पर कितना अत्याचार कर रहा है। अब मैं ऐसी घड़ी लाने के लिए कहाँ से पैसे जुटाऊं? तभी उसकी नज़र रसोई में रखी अंडों के ट्रे पर गई तो उसको उस दिन की बात याद आ गई। अगर मैं मैगी वाला आमलेट बनाकर बेचना शुरू कर दूं तो? लेकिन बेचने के लिए मैगी और अंडा कहाँ से लाऊंगी? भैया से पूछना पड़ेगा। भैया, एक बात बोलूं? मुझे मैगी वाला आमलेट बनाकर बेचनी है। जो भी पैसे आएंगे ना, मैं उनसे घड़ी खरीद लाऊंगी। मेरे माथे पर क्या बेवकूफ लिखा है? इतनी खराब चीजें कौन खरीदेगा? अरे पगली, कहीं मैगी वाला भी ऑमलेट बनता है क्या? भैया, अगर नहीं बिका तो यह घर छोड़कर हमेशा के लिए चली जाऊंगी। रंजन खुश हो गया कि उसके आँख का कांटा खुद ब खुद निकल जाएगा। उसने सोचा कि उसको कुछ मैगी के पैकेट और अंडे का ट्रे दे देता है। कम से कम इससे उसे ज़िंदगी भर के लिए छुटकारा तो मिलेगा। गरिमा बहुत खुश हुई। उसने जल्दी जल्दी मैगी का पैकेट उठाया और तैयारियां करने लगी और एक मेज़ बाहर रखकर मैगी ऑमलेट बनाने लगी। तभी उसका भाई रंजन आया और हंसते हुए बोला, अरे भाई, यहाँ तो आओ। यह देखो, मेरी बहन पागल हो गई है, मैगी आमलेट बना रही है। इसको भला कौन खाएगा? एक औरत खरीदी और खाई और बोली, अरे वाह, ये तो खा के मज़ा ही आ गया गरिमा। तुम तो मेरे लिए पैक भी कर दो और मैं कल औरतों को और आदमी लोगों को लेकर आऊंगी तुम्हारा मैगी आमलेट खाने के लिए। वाह, मैगी आमलेट का तो जवाब ही नहीं। गरिमा ने 20 रुपया प्लेट मैगी आमलेट बेची। रंजन वहाँ से मुंह चढ़ाता हुआ चला गया। गरिमा के पास कम सामान था, इसीलिए कम ही बना सकी और जितना ही बनाया वही बिक गया। लेकिन जिसने भी खाई तारीफ करता हुआ चला गया। गरिमा ने सोचा, आज मेरी जितनी मैगी ऑमलेट बिकी है, क्यों न मैं इन्हीं पैसों से अपना काम शुरू कर दूं। कम से कम मुझे तो किसी के आश्रय नहीं रहना पड़ेगा। अगले दिन गरिमा ने उन्हीं पैसों से और सामान खरीदा और अगले दिन
और भी ज़्यादा मैगी ऑमलेट बिका। और गरिमा जितनी भी मैगी ऑमलेट बनाती उतना ही हाथों हाथ बिक जाता। सबसे पहले रंजन के लिए हूँ बहू वही घड़ी खरीद कर लाई जो उससे टूटी थी। फिर उसने उसी पैसों से ठेला खरीदा और वह बाजार में जाकर मैगी ऑमलेट बेचने लगी। धीरे धीरे वह मैगी ऑमलेट वाली के नाम से मशहूर हो गई। रंजन तो उससे पहले ही जलता था, अब तो और भी ज़्यादा जलने लगा। हे भगवान, ये तो पैसों में खेलने लगी है। 10 मैगी के पैकेट से शुरू किया था, अब 100 पैकेट बनाकर बेचती है। लोग इसके आगे पीछे लाइन लगाकर खड़े रहते हैं। आज मैं इसके सामान में रेत मिला देता हूँ। लोग किरकिरा मैगी ऑमलेट खा नहीं पाएंगे। हो सकता है इसकी दुकान बंद ही हो जाए। जैसे ही रंजन मुट्ठ भर रेत मिलाने के लिए उसके सामानों में चला, वैसे ही गरिमा ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, बस भैया, मैं और बर्दाश्त नहीं करूँगी। मेरे साथ जो किया सो किया, लेकिन अगर मेरे मैगी आमलेट में कुछ भी मिलाने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? आज से मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, चले जाओ यहाँ से। गरिमा, मुझे माफ कर दे। मैंने हमेशा तुझे बोझ समझा। मैं आज खुद अपनी नज़रों में गिर चुका हूँ। मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ कर दे मेरी बहन। आगे से तुझे कोई भी शिकायत का मौका मैं नहीं दूंगा। आगे से मैं भी तेरे काम में हाथ बटाऊंगा। अब हम दोनों भाई बहन मिलजुल के रहेंगे। तो दोस्तों, हमको आज की कहानी से यही सीख मिलती है, हमें किसी को भी बोझ नहीं समझना चाहिए। सबके अंदर अपने अपने गुण होते हैं। अगर वह चाहे और मेहनत करे तो वो आगे ज़रूर बढ़ सकता है और अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है। तो दोस्तों, मेहनत का फल तो हमेशा ही मीठा होता है। तो बताइएगा ज़रूर कमेंट में कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। फिर मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई कुछ जानकारी के साथ और नई एक मोटिवेशन वीडियो लेकर। तो बाय फ्रेंड। 10,000 की सैलरी में घर नहीं चलता है रोहन। विशाल और विवेक के पढ़ाई के लिए भी पैसा चाहिए, कहाँ से आएगा? अच्छा सुनो, मैं सोच रही हूँ कि अपना ब्यूटी पार्लर खोल लूँ। संजीवनी, ये ठीक रहेगा। आखिर शादी से पहले सीखा हुआ हुनर कब काम आएगा? उसके बाद संजीवनी ने अपना ब्यूटी पार्लर खोल लिया। ब्यूटी पार्लर की कमाई से उसने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया और बड़े हो गए तो उनकी शादी करवा दी। लेकिन बहुओं ने आते ही अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। बड़ी बहू दीक्षा बोली, सालू, तुम्हें क्या ऐसा नहीं लगता जैसे कि हम लोग इस घर में नौकरानी बन के आई हो? वो महारानी तो दिन भर अपने पार्लर में बैठी रहती हैं और हम उनकी हमेशा सेवा में लगी रहती हैं। हाँ दीदी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। कौन सा भला वो अपने पार्लर की कमाई हमें देती हैं जो हम उनकी गुलामी करें? मैं भी तो यही कह रही हूँ। उनके पार्लर से भला हमारा क्या फ़ायदा? उनका पार्लर हमको बंद करवा देना चाहिए। कम से कम घर में रहेंगी तो घर का काम तो करेंगी। लेकिन दीदी, वह इतनी आसानी से अपना पार्लर बंद नहीं करने वाली हैं। हमें ही कुछ करना पड़ेगा। हाँ सालू, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। आखिर मम्मी जी घर पे रहेंगी तो घर का काम तो करेंगी। दोनों ने पार्लर बंद करने की योजना बनाई। उन्होंने मौका मिलते ही संजीवनी के ब्यूटी पार्लर में जाके उसके क्रीम में खुजली वाली दवा मिला दी। अगले दिन संजीवनी ने जिनका भी मेकअप किया, शाम तक उनके चेहरे पर खुजली होने लगी और बड़े बड़े लाल लाल चकत्ते पड़ गए।
संजीवनी के ब्यूटी पार्लर पे आकर वह सभी औरतें आकर शोर मचाने लगी। ये क्या लगाया है मेरे चेहरे पे जो शाम तक मेरे चेहरे पे खुजली होने लगी? अरे ये सब कैसे हो गया? ये सारी क्रीम तो मैं महीने भर से इस्तेमाल कर रही हूँ। कभी कोई शिकायत का मौका नहीं मिला, फिर आज ये कैसे हो गया? लगता है पुलिस को बुलाना ही पड़ेगा। तुम्हारा पार्लर अच्छा चलता है तो इसका मतलब तुम घटिया प्रोडक्ट इस्तेमाल करोगी। पर संजीवनी की कोई भी औरत बात नहीं सुनी और पार्लर से सारा सामान फेंकने लगी। तभी रोहन और दोनों बच्चे आ गए। संजीवनी, अब चलो, आज तुम्हारे ब्यूटी पार्लर का अंत हो चुका है। एक ताला लो और ब्यूटी पार्लर पे ताला लगा दो। मुझे लगता है अब इस घटना के बाद तुम्हारे ब्यूटी पार्लर में कोई नहीं आएगा। संजीवनी बहुत निराश हुई। उसका पार्लर हमेशा के लिए बंद हो चुका था। संजीवनी अब घर रहने लगी। बहुओं ने उस पे सारा घर का काम सौंप दिया। उसके भाग्य ने ऐसा करवट बदला कि सब कुछ लूट गया। माँ जी, ऐसे कब तक रहने वाली हैं? आपको इस टेंशन से निकालो और घर के काम में दिमाग लगाओ। बहू, तुम मेरा दुख कभी नहीं समझ सकती। मैंने अपना जीवन साथी खोया है। तो बैठे रहिए शोक में। मैं और सालू हम लोग पार्टी में जा रहे हैं। मेरी सहेली की शादी है। आप अपने लिए और अपने बेटे के लिए कुछ खाने को बना लीजिएगा। संजीवनी ने रोते हुए अपने बेटों के लिए खाना बना कर रख दिया और खुद भूखी ही लेट गई। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे वैसे वैसे ही बहुओं के अत्याचार बढ़ते जा रहे थे। विशाल, मम्मी जी को अब ओल्ड होम भेज देना चाहिए था। अगर माँ के रहने से परेशानी है तो कल मैं उन्हें ओल्ड होम भेज दूंगा। मुझे तुम लोगों को कहीं भेजने की जरूरत नहीं है। मैं खुद यह घर छोड़कर जा रही हूँ। संजीवनी घर से निकल गई। उसको किसी ने नहीं रोका। वह चलते चलते सुनसान एक रास्ते पर पहुंच गई। थक करके वह एक चबूतरे के पास ही खड़ी हो गई। वहाँ पर एक पक्षी बैठकर दाना खा रहा था। उसे भी यह महसूस हुआ कि वो भी कल से भूखी है। वह बोली, मुझसे अच्छी तो तुम्हारी किस्मत है। ये धरती, आकाश, सब कुछ तुम्हारा है। मेरा तो कुछ भी नहीं है। इतनी बड़ी दुनिया में मेरा कोई नहीं। पता नहीं क्या हुआ है। जिस दिन से मेरा ब्यूटी पार्लर बंद हुआ, उस दिन से मेरे बुरे दिन शुरू हो गए। काश मेरा भी जीवन तुम्हारे जैसा होता। तभी वह चिड़िया बोली, हमसे तुम्हारा दुख नहीं देखा जाता। इस उम्र में तुम बेघर हो। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? अरे अरे, तुम कौन हो चिड़िया? चिड़िया फुदक कर नीचे आ गई और एक सुंदर स्त्री बन गई। मैं इच्छा हूँ और मैं सबकी इच्छा पूरी करती हूँ। तुम्हें दुखी देखा तो रहा नहीं गया, इसीलिए तुम्हारे सामने आना पड़ा। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे मेरा ब्यूटी पार्लर चाहिए, जिसमें मैं काम करके 2 वक्त की रोटी कमा सकूं। मेरा पहले भी एक ब्यूटी पार्लर था। न जाने कैसे उसमें से सामान इस्तेमाल की और सबके चेहरे खराब हो गए और मुझे वह बंद करना पड़ा। तुम उसी पार्लर में जाओ। अब तुम्हारा ब्यूटी पार्लर खूब चलेगा। जब तक तुम जियोगी किसी का नुकसान नहीं होगा और जो तुम्हें सताएगा उसको सजा मिलेगी। वह कहकर वह स्त्री फिर से चिड़िया बनकर उड़ गई। संजीवनी अपने घर पहुंची
और वहाँ से चाबी लेकर अपना पार्लर खोल लिया। उसने देखा उसका ब्यूटी पार्लर तो चमचमाते हुए सामान से भरा हुआ है। वहाँ पुराने के जगह नए प्रोडक्ट रखे हैं। बिना बुलाए ही उसके पास ग्राहक आने लगे। वह जैसे ही किसी कस्टमर के चेहरे पे क्रीम लगाती, वह बिना कुछ किए ही दमकने लगता। वह थोड़ा सा मेकअप करती और औरतें खुद ब खुद पूरी सज जाती। उसके इस चमत्कारी मेकअप का गांव भर में चर्चा होने लगा। अब संजीवनी घर नहीं जाती थी, वह वहीं पार्लर में सो जाती। उस अद्भुत पार्लर की व्याख्या सुन दीक्षा और सालू बोली, सासू माँ घर से क्या निकली? लगता है उनको कोई जादू की छड़ी मिल गई है। गांव की सारी औरतें जवान दिखने लगी हैं। चलो सालू, हम भी माताजी के पार्लर चलें, देखें तो आखिर वह क्या अजूबा करती। लेकिन दीदी, हम किस मुंह से जाएंगे? वह दोनों संजीवनी के पास गई और माफी मांगकर बोली, हम कितने बुद्धू थे मम्मी जी, हम आपकी हुनर को ना पहचान सके। आप तो दुनिया की इकलौती बेस्ट ब्यूटिशियन हो। उनकी बात सुनकर एक माँ का दिल पिघल गया और संजीवनी, चलो कोई बात नहीं है, सब ठीक है। और बताओ, घर में सब लोग कैसे हैं? क्या ठीक है मम्मी जी, मैं तो यही सोच रही थी कि आज मैं अपने मम्मी जी से ही मुंह मेकअप करवा लूं। शाम को मेरे घर पे शादी है ना, वहीं पे जाना है। आप भी हमारे साथ घर चलो मम्मी जी। संजीवनी मुस्कुराई और हाँ में इशारा करते हुए उनको मेकअप के लिए बैठा दिया। मगर ये क्या, सबके जैसा उनके चेहरे पे कुछ नहीं हुआ। उनको तो खुजली होने लगी और लाल चकत्ते पड़ गए। मम्मी जी, ये आपने क्या कर दिया? अरे रे, हमारा चेहरा बिगाड़ दिया। ऐसा तो पहले भी हुआ था, जिस कारण मुझे पार्लर बंद करना पड़ा था। मेरा यकीन मानो बहू, इस क्रीम से ही सारी गांव की औरतें जवान दिखने लगी हैं। दीक्षा और सालू को अपनी गलती याद आ गई। मम्मी जी, ऐसा तो बहुत पहले गांव की औरतों के ऊपर आपने ऐसे ही क्रीम लगाया था तो उनको हुआ था। दरअसल मम्मी जी, हमने ही आपके ब्यूटी प्रोडक्ट में वो सारा खुजली वाला दवा मिलाई थी। हमें माफ़ कर दीजिए मम्मी जी, और ऐसा कर दीजिए कि हमारा चेहरा पहले जैसा हो जाए, अच्छा हो जाए। हमें लगा था आपका पार्लर बंद हो जाएगा और आप घर पे रह के घर का काम किया करेंगी। अच्छा, ये बात थी। अब जाओ, जियो तुम दोनों इस चेहरे के साथ। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई मम्मी जी, अब हम कभी कोई गलती नहीं करेंगे। हम घर का सारा काम करेंगे, आपकी सेवा करेंगे, आपको एकदम फूलों की तरह रखेंगे, कोई भी तकलीफ नहीं होने देंगे मम्मी जी। प्लीज़ मम्मी जी, हम लोग का चेहरा ठीक कर दीजिए। संजीवनी नहीं जानती थी कि उन दोनों के चेहरे कैसे ठीक होंगे, लेकिन उसने वह शक्ति याद करके और उन दोनों के चेहरे को छुआ तो उनका चेहरा ठीक हो गया और पहले से भी ज़्यादा सुंदर हो गया। दोनों बहुएं बहुत खुश हुईं और उछलते हुए संजीवनी के गले लग गईं। मम्मी जी, सच में आपके इस पार्लर में जादू है। आप इस जादुई पार्लर को कभी मत बंद होने देना। सचमुच आपने हमें बहुत सुंदर बना दिया है। उसके बाद उन दोनों ने संजीवनी की बहुत अच्छे से देखभाल की और बहुत प्यार करने लगी। तो दोस्तों, आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइए कमेंट में। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। फिर मिलते हैं।